हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि विनिवेश। इसमें हम लोग विनिवेश के संदर्भ में इसकी पूरी प्रक्रिया को, भारत की सरकार की जो रणनीति है उसको समझेंगे और फिर लास्ट में ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या विनिवेश होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बात को लेकर के प्रायः विवाद की स्थिति रहती है। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, इसलिए प्लीज पूरा देखिएगा सो दैट कि आप इसको पूरी तरीके से समझ सकें और अगर परीक्षा में ये आता है तो आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सके। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। वीडियो को देखने के साथ ही अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम लोग समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट को समझने से पहले इन्वेस्टमेंट को समझें। इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसा लगाना, पूंजी लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उस लगाए गए पैसे में से एक हिस्सेदारी को निकाल लेना। तो पैसा लगाना निवेश और पैसा निकालना अपनिवेश या विनिवेश। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अब अर्थशास्त्र के तौर पर, अर्थव्यवस्था के तौर पर परिभाषित करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि सार्वजनिक उपक्रम में सरकार के द्वारा निवेशित पूंजी में से उसका एक हिस्सा बिक्री के माध्यम से बाहर निकालना ही डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश है। ठीक है, अब यह शुरू क्यों हुआ? तो 24 जुलाई 1991 को जब नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई तो हम सब जानते हैं कि इस नई आर्थिक नीति के तहत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। उस नीति को फुलफिल करने के लिए ही भारत में विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो नई आर्थिक नीति के साथ ही विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई और जब ये नई आर्थिक नीति आई तो उसी दिन सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को निजी व्यक्ति या निजी संस्थाओं को बेचा जाएगा। मतलब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश करने जा रही है, इस बात की घोषणा नई आर्थिक नीति के साथ ही कर दी गई। विनिवेश शब्द जो है वो लिटरली राष्ट्रीय निवेश का उल्टा या विपरीत या विलोम शब्द है और इसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बाजार के नियंत्रण में लाना। क्योंकि सरकार जब अपनी हिस्सेदारी को बेचती है तो वो हिस्सेदारी किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था या निजी कंपनी द्वारा खरीदी जाती है और ये फिर बाजार के नियंत्रण में आता है। इस तरह जो विनिवेश की प्रक्रिया है वास्तव में निजीकरण को प्रोत्साहित करती है। विनिवेश की जो प्रक्रिया है निजीकरण को प्रोत्साहित करती है। निजीकरण को प्रोत्साहित करती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो निजी क्षेत्र में चला गया, बल्कि निजी क्षेत्र को तैयार करने के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया जा रहा होता है विनिवेश की प्रक्रिया के तहत। सामान्य रूप से विनिवेश से कई सारी बातें संबंधित होती हैं, जैसे कि विनिवेश के माध्यम से गैर स्फीतिकारी मतलब कि नॉन इन्फ्लेशनरी वित्तीय साधन को जुटाया जाता है। नॉन इन्फ्लेशनरी वित्तीय साधन को जुटाया जाता है क्योंकि इसके लिए कोई नई पूंजी का निर्माण नहीं होता है, या यूं कहें कि सरकार अपने संसाधनों को जुटाने के लिए कोई आरबीआई से नया नोट नहीं छपवा रही होती है, या बाजार से उधार नहीं ले रही होती है, या व्यावसायिक बैंकों से किसी प्रकार का कोई उधार नहीं लेती है। तो इससे क्या होता है, सरकार जब अपनी एक हिस्सेदारी बेचती है तो गैर स्फीतिकारी मतलब कि नॉन इन्फ्लेशनरी जो वित्तीय साधन है वो क्रिएट होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनियां होती हैं उनके प्रबंधन में और उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में इसके माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है और निजीकरण के माध्यम से जब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो एक मुश्त राशि, एक मुश्त रकम की प्राप्ति होती है और उस रकम का जो इस्तेमाल होता है वो सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों में होता है। इसके साथ ही बजट के संदर्भ में
जो पैसे की आवश्यकता होती है, तो बजट के आवंटन के लिए संसाधनों का या कहें कि अतिरिक्त संसाधनों का उपाय होता है या अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाते हैं। तो विनिवेशीकरण की प्रक्रिया में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है। आमतौर पर निजीकरण और विनिवेश को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में निजीकरण और विनिवेशीकरण में अंतर होता है। निजीकरण में स्वामित्व का, प्रबंधन का, नियंत्रण का पूरा अधिकार सरकार के हाथ से चला जाता है, जबकि विनिवेश की प्रक्रिया में प्रबंधन और स्वामित्व का अधिकार सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, इसी संदर्भ में हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के विभिन्न विधियों को देखें तो इसकी 3 विधियां हैं, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और फुल प्राइवेटाइजेशन। इसको अगर हम लोग समझेंगे तो निजीकरण भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अल्पांश विनिवेश। अल्पांश मतलब अल्प अंश का विनिवेश करना, अल्पांश विनिवेश। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार कंपनी में 51% से अधिक का शेयर अपने पास रखती है। यहां आप देख लीजिए 51% प्लस गवर्नमेंट के पास। तो जब अल्पांश विनिवेश होता है तो ऐसे विनिवेश की प्रक्रिया में सरकार के द्वारा कम से कम 51% का हिस्सेदारी उस कंपनी में अपने पास रखा जाता है। और जब 51% से अधिक की हिस्सेदारी होती है तो प्रबंधन नियंत्रण का अधिकार सरकार के हाथ में होता है। दूसरा है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि बहुमत विनिवेश। ठीक इसका उल्टा, इसमें सरकार क्या करती है कि अपने शेयरधारिता में से या अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का 51% से अधिक शेयर किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था को बेचने का काम करती है। मतलब अपनी हिस्सेदारी को 51% से ज्यादा बेच देती है। जब 51% से ज्यादा का हिस्सेदारी हो जाता है तो जिसके पास या जिसके द्वारा ये शेयर खरीदे जाते हैं एटलीस्ट 51%, स्वामित्व का अधिकार उसके पास होता है, प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार भी उसके पास होता है। मतलब इसके माध्यम से सरकार कंपनी में, उद्योग में अपना कुछ हिस्सा रखती है, लेकिन नियंत्रण का अधिकार उस व्यक्ति या उस कंपनी को हो जाता है जो इसको अधिग्रहित करती है। ठीक है, यहां पर 51% से अधिक है तो यह निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। और यहां पर जब 51% से ज्यादा निजी व्यक्ति को हो गया तो यह निजीकरण हो गया। लेकिन इस तरह के मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार का हिस्सा बना रहता है। सरकार का इस पे भले ही नियंत्रण और स्वामित्व, प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गया हो। अब तीसरा जो है वो है फुल प्राइवेटाइजेशन। इसके अंतर्गत कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को प्राप्त हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा निजीकरण हो जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की भारत में 3 विधियां हैं, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी और फुल प्राइवेटाइजेशन। इस तरीके से भारत में डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग जब यहां तक अगर समझ लिए, क्या समझा हम लोगों ने कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब की गई, क्यों की गई, तो नई आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों में सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेचेगी और फिर इन विधियों के माध्यम से डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया जाने लगा। अब हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, इसके पृष्ठभूमि को समझने का काम करते हैं। 1993 में रंगराजन समिति ने सुझाव दिया कि सरकार गैर सामरिक, नॉन स्ट्रेटेजिक जो क्षेत्र होगा वहां अपने जो कंपनी होगी, जो गैर सामरिक क्षेत्र की कंपनियां होगी, उसका 26% तक शेयर विनिवेश किया जा सकता है और कुछ मामलों में 74% है। तो इसकी शुरुआत 1993 में रंगराजन कमेटी के अनुशंसा पर हुआ, जिसमें कहा गया कि सरकार सामरिक क्षेत्र की कंपनियों में 26% तक और कुछ स्थितियों में 74% तक अपनी शेयर को, अपनी हिस्सेदारी को बेचने का काम करेगी। इसके बाद देखिए अगस्त 1996,
अगस्त 1996 में जीवी रामाकृष्णन की अध्यक्षता में विनिवेश पर सलाह देने के लिए विनिवेश आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने, जीवी रामाकृष्णन आयोग ने कई सारी महत्वपूर्ण सुझाव देने का, कई सारे महत्वपूर्ण सिफारिश करने का काम किया, जिसमें ये बातें कही गई कि विनिवेश को अगर सुविधाजनक बनाना है तो यथासंभव सार्वजनिक उद्योगों को मजबूत करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां मजबूत होंगी और जब उसकी हिस्सेदारी बेची जाएगी तो निश्चित तौर पे उसका जो वैल्यू होगा वो अधिक लगाया जाएगा। तो पहला और महत्वपूर्ण सिफारिश ये कि विनिवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए जहां तक संभव हो सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को मजबूती प्रदान किया जाए। उसके बाद ये भी कहा गया कि विनिवेश की प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए, स्वामित्व का आधार को व्यापक बनाया जाए और सरकार की आय में वृद्धि किया जाए। ये जीवी रामाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विनिवेश आयोग ने अपनी सिफारिश के संदर्भ में बात कही थी। 1999 में इसका जब अगला स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1999 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दो भागों में बांटा। एक भाग है सामरिक क्षेत्र या जिसको रणनीतिक क्षेत्र भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक, और दूसरा नॉन स्ट्रेटेजिक, गैर सामरिक या गैर रणनीतिक क्षेत्र। तो 1999 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को दो भागों में बांटा। सार्वजनिक क्षेत्र जिसके संदर्भ में, सामरिक क्षेत्र जिसके संदर्भ में ये बात कहा गया कि सामरिक क्षेत्र में विनिवेश नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में इस प्रक्रिया के उलट सामरिक क्षेत्र में भी विनिवेश किया जाने लगा। और दूसरा था गैर सामरिक क्षेत्र, जहां पर सरकार ने विनिवेश का नीति अपनाने का काम किया था। तो 1999 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दो भागों में बटी। सामरिक क्षेत्र जहां था कि किसी प्रकार का कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा और गैर सामरिक क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। हालांकि बाद में सरकार ने अपनी नीति को बदलते हुए सामरिक क्षेत्र में भी डिसइन्वेस्टमेंट का काम प्रारंभ किया। चलिए यहां तक साफ कर देते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग। 2005-06 में विनिवेश की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया और इस दौरान NIF मतलब कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, राष्ट्रीय निवेश निधि का गठन किया गया। राष्ट्रीय निवेश निधि का जो गठन किया गया उसके पीछे उद्देश्य ये था कि विनिवेश से जो राशि प्राप्त होगी उसका समुचित इस्तेमाल किया जाएगा और जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त होगा वो भारत के संचित निधि से अलग होगा। भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है अनुच्छेद 266 के तहत आप जानते हैं, तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा होगा वो NIF में, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाएगा और इसका समुचित उपयोग दो रूपों में किया जाएगा, जिसमें से एक है 75% जो होगा वो सामाजिक क्षेत्र में किया जाएगा, मतलब कि शिक्षा में, स्वास्थ्य के सुधार में और अन्य सामाजिक कार्यों में 75% डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जो रेस्ट 25% रकम होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में, या फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां लाभ देने का काम करते हैं या फिर उन सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाया जाएगा जिसको कि जिंदा करना, पुनर्जीवित करना लाभ के लिए सही हो सकता है। मतलब कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो पैसा का अभाव में किसी कारण से घाटे में चल रही है, अगर वहां डिसइन्वेस्टमेंट के उस पैसे को लगा दिया जाए तो उसको पुनर्जीवित किया सकता है और पुनर्जीवित करने से अगर उससे लाभ होता है तो उसको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। तो NIF के गठन के माध्यम से सरकार ने 75% सार्वजनिक क्षेत्र में और 25% सार्वजनिक क्षेत्र के जो कल कारखाने, उद्योग हैं उनके पुनर्निर्माण पर लगाने का निर्णय किया।
भारत में विनिवेश नीति के दो पक्ष हैं। एक है सांकेतिक विनिवेश। सांकेतिक विनिवेश क्या है, तो पहले इसको समझ ले। भारत में जब विनिवेश की प्रक्रिया नई आर्थिक नीति के बाद शुरू किया गया तो बड़ा ही सावधानी पूर्वक और सांकेतिक रूप से प्रारंभ किया गया था और इस प्रकार की सरकार के द्वारा नीति बनाई गई थी कि अधिकतम 49% तक ही शेयर बेचा जाएगा, मतलब कि उसका विनिवेशीकरण मैक्सिमम 49% तक होगा। 49% तक होने का मतलब था कि सरकार के हाथ में 51% की शेयरधारिता होगी और कंपनी सरकार के हाथ में होगी, उस पर नियंत्रण, उसका प्रबंधन और स्वामित्व सरकार के हाथ में रहेगा। तो बड़ा ही सावधानी पूर्वक और सांकेतिक तौर पर किया गया और 49% तक शेयर बेचने का या विनिवेश करने का नीति अपनाया गया था। लेकिन व्यवहार में 5 से 10% ही शेयरों का विनिवेशीकरण किया गया या सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेश किया गया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था वित्तीय घाटे को पूरा करना। तो वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने सांकेतिक विनिवेश की जो प्रक्रिया थी सो शुरू की। लेकिन इस सांकेतिक विनिवेश जिसमें कि 5 से 10% तक का विनिवेशीकरण किया गया, सार्वजनिक क्षेत्रों के परफॉर्मेंस में किसी खास तरह का सुधार नहीं हुआ, क्योंकि विनिवेश की प्रक्रिया के पीछे एक बड़ा जो कारण है वो ये भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनका विनिवेश कर दिया जाए, क्योंकि सरकार के ऊपर अनावश्यक बोझ है। तो सरकार ने जब सांकेतिक तौर पर विनिवेश करना शुरू किया तो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य कुशलता में, उनके प्रबंधन में किसी प्रकार का कोई खास बदलाव नहीं आया। तब रणनीतिकारों ने, सलाहकारों ने ये बात कहा कि ऐसी नीति का सरकार को निर्माण करना चाहिए जिससे कि स्वामित्व जो है वो निजी क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाए और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाए। उसके कारण से क्या होगा कि जो पार्ट सरकार के हाथ में बचा हुआ है, मतलब कि 49% तक, क्योंकि निजी क्षेत्र में चला जाएगा तो 51% और उससे ऊपर का बिक्री करना होगा, तो जो हिस्सा बचा होगा वो भी बेहतर परफॉर्म करने लगेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो प्रबंधक होंगे वो अति कुशलता के साथ काम करेंगे। तो सांकेतिक विनिवेश ये। अब दूसरा है सामरिक या रणनीतिक विनिवेश। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को या उद्यमों की जो कार्य कुशलता थी उसको बढ़ाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। सरकार लिटरली वैसे क्षेत्रों से भार मुक्त होना चाहती है जिस पर कि निजी क्षेत्र बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर सरकार ऐसे सामरिक विनिवेशीकरण के बाद कंपनी के संचालन से, उसके बोझ से मुक्त हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी कि सरकार जो है वो अपना ज्यादा ध्यान सामाजिक कार्यों में लगा सकती है, जो कि संविधान का उद्देश्य है, न्याय का, कल्याण का, समानता का। तो सरकार उद्योग से अपना ध्यान हटा करके और सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा लगाए, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार अपना ध्यान हटा करके अपना जो संवैधानिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति में अपना ध्यान लगा सकती है। भारत में 1999-2000 में सामरिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया को या बिक्री से संबंधित सामरिक क्षेत्र में नीति को एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, जिसके तहत शेयरों के बिक्री के साथ साथ प्रबंधन का भी हस्तांतरण किया जाने लगा। मतलब कि सरकार ने 1999-2000 के बाद सामरिक या रणनीतिक विनिवेश के तहत 51% और उससे ऊपर की शेयर का बिक्री प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये पीछे का इतिहास है। भारत में विनिवेश की जो प्रक्रिया रही है इसका हमेशा ही विरोध होता रहा है। रीजन ये रहा है कि सरकार इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करती है कि वास्तव में जो विनिवेश का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिलती है। हाल के वर्षों में विवाद का सबसे बड़ा कारण रहा है बीपीसीएल, भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। उसके
शेयर को बेचने के संदर्भ में ये काफी चर्चा में रहा, क्योंकि एक तो वो लाभ देने वाली कंपनी रही है, ठीक है, और उसके शेयरों के बिक्री से भारी संख्या में निजीकरण हो जाने के कारण यह संभावना था कि मजदूरों की छटनी होती। सरकार का इस कंपनी में अभी भी, मतलब बीपीसीएल में एक बार उसका ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है, 52.93% की हिस्सेदारी बची हुई है, जिसको कि सरकार बेचना चाह रही है। मतलब ये कंपनी 100% चली जाती निजी कंपनी के हाथ में, इसका पूर्ण निजीकरण हो जाता। इस बात को लेकर के भारत में बड़ा विरोध हुआ है, ठीक है। तो सरकार के विनिवेश नीति का हमेशा विरोध हुआ है या फिर ये विवाद के स्थिति में रहा है। सरकार के द्वारा अभी हाल के वर्षों में 5 सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश करने का फैसला लिया गया है, जिसमें कि बीपीसीएल का, जैसे मैंने बताया कि बहुत विवाद में रहा, लेकिन ये विनिवेश हुआ नहीं। रीजन ये था कि बीपीसीएल के शेयर को खरीदने के लिए, उसकी हिस्सेदारिता को लेने के लिए 3 कंपनियां आई थी, लेकिन 3 में से 2 कंपनियां बाद में बैक कर गए, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसके कारण से एक कंपनी बच गया। और जिस तरीके से इस बात को लेकर के विवाद हो रहा था, सरकार ने भी फिलहाल इसके मतलब विनिवेशीकरण को टालने का काम किया है। तो सरकार अभी फिलहाल 5 जो सार्वजनिक उपक्रम का महत्वपूर्ण उद्योग है, उसमें रणनीतिक या सामरिक विनिवेश करने का फैसला ले रखी है, जिसमें कि बीपीसीएल के अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा कॉन्कोर CONCOR मतलब कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, ठीक है, जिसमें कि सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को आगे ले जाना चाह रही है। पीछे कुछ आंकड़ों के साथ भी आप इसको दिखा सकते हैं कि 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपक्रमों का निवेश किया गया, जिसमें कि LIC शामिल था, ONGC शामिल था, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों का 2022-23 में विनिवेशीकरण किया गया। इसी तरीके से केंद्रीय बजट 2023-24 में 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका, और जो संशोधित इसका अनुमान है वो करीब करीब 30,000 करोड़ के आसपास में है। मतलब कि 23-24 में 30,000 करोड़ रुपया विनिवेश के माध्यम से भारत सरकार ने अर्न किया है। 2022-23 में भी जब मैंने आपको बताया कि LIC का, गेल का, ONGC का और विनिवेशीकरण किया गया, तो 2022-23 में सरकार ने करीब करीब 40,035 करोड़ रुपया विनिवेश से अर्जित किया था। अभी जो 2024-25 का अंतरिम बजट आया है इस सरकार के द्वारा, इसमें भी 50,000 करोड़ रुपया विनिवेश के माध्यम से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ आंकड़े भी हैं जिसको भी आप दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वो देख रहे हैं कि 91 से जो विनिवेश की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई थी वो आज भी जारी है, और विनिवेश के द्वारा सरकार भारी रकम मतलब कलेक्ट करने का, संग्रह करने का काम करती है। लेकिन विनिवेश से प्राप्त पूंजी का इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर राजकोषीय घाटा को, फिस्कल डेफिसिट जो हमारा है, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। इसी कारण से ये विवादित भी रहता है, और इसी कारण से विनिवेश को घाटा पूर्ति निजीकरण मतलब कि डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाता है। तो विनिवेश नीति भारत की ये रही है, जिसमें हमने आपको ये बताने का काम किया कि विनिवेश का अर्थ क्या होता है, क्या इसका महत्व है, इसकी विधियां क्या हैं, कब ये शुरू किया गया, इसका पूरा बैकग्राउंड बताया। फिर मैंने आपको बताया कि विनिवेश नीति के 2 पक्ष हैं, सांकेतिक विनिवेश, सामरिक विनिवेश, ठीक है, और क्यों विवादित रहा ये भी मैंने बताने का काम किया। अब इसके बाद इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि क्या विनिवेश होना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क दे, क्योंकि पक्ष में ही इसका तर्क जाएगा। निगेटिव तो थोड़ा सा बता ही देंगे हम लोग कि क्या लग रहा है, तो निगेटिव बताना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि विनिवेश की प्रक्रिया सरकारी नीति है और सरकार की नीतियों की आलोचना तो की जा सकती है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता है,
ठीक है। तो सुझाव के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। तब हम लोग अब ये देखने का काम करेंगे कि सरकार जो है वो जो विनिवेश कर रही है क्या वो सही है या गलत है, उसके पक्ष में हम लोगों को तर्क देना है। पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर अब आगे बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि विनिवेश होना चाहिए या नहीं, इसके पक्ष में तर्क। तो पहले थोड़ा सा, चूंकि ये सरकार का नीति से मैंने बताया, तो अल्टीमेटली हम लोग को इसके पक्ष में ही जाना है। लेकिन क्यों ऐसी बात होती है, तो थोड़ा सा इसके निगेटिव पहलू को बताएं। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि विनिवेश जो शब्द है ये निजीकरण प्रक्रिया के संकेत को दर्शाता है, और निजीकरण का विरोध भारत में हमेशा होता रहा है, हमारा बेहतर तरीके से इसको जानते हैं। खैर, तो विनिवेश को लेकर के शुरुआत से ही हम लोग ये पाते हैं कि इसमें विवाद की स्थिति रही है। कुछ पक्ष जो है वो कहते हैं कि विनिवेश जो है वो समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, जो हमारा संवैधानिक आदर्श है, वो उस समाजवाद के खिलाफ है। क्योंकि इस प्रक्रिया से चूंकि निजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और जब निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो श्रमिकों की छटनी होगी, और छटनी के कारण क्या होगा कि श्रमिकों का जो कार्य है, उनका जो हित है, वो असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है। तो समाजवाद के नाम पर पहला इसका विरोध होता है। कुछ इसकी प्रक्रिया को लेकर के और विनिवेश का विरोध करते हैं। उनका मानना यह है कि इससे सरकार का आय घटेगा, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी अगर बेच देती है तो इससे सरकार का आय घटेगा और सरकार के राजस्व स्रोत जो है वो कम हो जाएंगे। इसकी प्रक्रिया को लेकर के इस बात के कारण भी विरोध होता है कि विनिवेश की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव होता है। सरकार इस राशि का इस्तेमाल राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए करती है। पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल राजकोषीय घाटा के लिए किया जाना, ये सब विनिवेश के विरोध का या विनिवेश की प्रक्रिया के पीछे जो विवाद है वो कारण बनते हैं। निश्चित तौर पर इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब इसके कारण से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो श्रमिकों को संभव है कि थोड़ा कष्ट होना पड़े या कष्ट का सामना करना पड़े, क्योंकि निजीकरण में जो प्रबंधन होता है वो थोड़ा कठोर होता है, और जो कामचोर हैं, जो शिथिल कर्मचारी हैं, उनको शायद बाहर भी निकाला जाए, तो उनका हित वहां असुरक्षित हो सकता है। पारदर्शिता का अभाव रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, और साथ ही साथ राजकोषीय घाटा को पूरा भी करने में इन राशियों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बातें सही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ये पाते हैं कि विनिवेश वक्त का मांग है, वक्त की जरूरत है। क्योंकि सोवियत संघ का जब 91 में विघटन हुआ तो उसके विघटन के पश्चात जो ईस्टर्न यूरोपीय कंट्री है उन लोगों ने भी समाजवाद की समाप्ति के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वास को कम करना शुरू किया। ठीक है, मतलब कि समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था वहां भी पीछे छूटने लगा, और लोगों ने वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वास अपना खो दिया। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल उनकी कोलैप्स होने लगी थी। चीन की सरकार ने भी बाजार आधारित समाजवाद का जो प्रस्ताव था उसको सामने रखने का काम किया, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि चीन ने इन्हीं आधारों पर अपने देश को, उसकी अर्थव्यवस्था को कितना मजबूती प्रदान किया। तो कुछ कमियां जरूर है, लेकिन वक्त का मांग है, और इसी आधार पर हम लोग विनिवेश के पक्ष में तर्क देंगे। हम लोग ये बताएंगे पक्ष में तर्क देते हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंडर में काम करती हैं, इसमें से जो अधिकांश जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं और उन कंपनियों में
जो निवेशित पूंजी है, मतलब जितना निवेशित पूंजी है वो लिटरली अनुत्पादक, नॉन प्रोडक्टिव हो गई है, क्योंकि वहां से कोई लाभ नहीं होता है। तो जितना निवेश किया गया है उस निवेश का वास्तविक रिटर्न लाभ के तौर पर नहीं मिल रहा है। अतः विनिवेश के माध्यम से जो पैसा प्राप्त होगा उसका इस्तेमाल किसी उत्पादक कार्य में लगाया जा सकता है। इनमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, निवेशित पूंजी है, उनमें लाभ का हिस्सा कम है। साथ ही भारत में सीक इंडस्ट्री, मतलब कि रुग्ण उद्योग, या यूं कहें कि घाटे में चलने वाले उद्योगों की संख्या भारी मात्रा में है, और ये उद्योग सरकार के ऊपर वास्तव में एक बोझ के समान है। सरकार का दायित्व बने हुए हैं, सरकार का एक उत्तरदायित्व बना हुआ है, सरकार की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि एक तो उनको जिंदा रखना है और फिर किसी प्रकार का लाभ न होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में कार्यरत लोगों को वेतन और अन्य सुविधाएं देनी होती हैं। तो सरकार को इनको जिंदा रखने के लिए वित्तीय सहायता देना होता है। इसको जिंदा रखने के लिए अनेक प्रकार का अनावश्यक खर्च करना होता है, जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, ठीक है। तो उसके लिए लिटरली सरकार का ये एक दायित्व बनता है और जो बोझ के समान है। निजी क्षेत्र हम लोग ये भी पाते हैं कि आज इतने विकसित हो गए हैं कि वे अर्थव्यवस्था की वर्तमान जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की जो एकाधिकारी प्रवृत्ति रही है उसकी आवश्यकता नहीं है। निजीकरण की स्थिति में क्या होगा कि संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग हो सकेगा, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं या जो निजी क्षेत्र में जाएंगी, उन उपक्रमों में उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, उनकी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी, निष्पादन क्षमता जो है उसमें भी सुधार होगा। इसको दोनों रूपों में देखिए, अगर पूरा भी दे दिया गया तो इनका प्रबंधकीय क्षमता जो निजी क्षेत्र में जाएगा वो इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो राष्ट्र को इससे भी लाभ होगा, क्योंकि रेवेन्यू मिलेगी। अगर इसका हिस्सा इतना बेच भी दिया गया तो ये हिस्सा जो सरकार के पास है उनका हाथ में प्रबंधन होगा निजी क्षेत्र का, तो इसकी भी उत्पादकता, कार्यकुशलता और प्रबंधकीय क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसलिए भी विनिवेशीकरण होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि इतना विशाल क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमा के रखा हुआ है, जिसके कारण से निजी क्षेत्र को विकसित होने का मौका नहीं मिला और सरकार की एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं बन सका। आज का जो दौर है ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। वैश्वीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए न सिर्फ बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है बल्कि क्वालिटी और कॉस्ट को भी ध्यान में रखना होगा, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य प्रक्रिया के दौरान संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में देश का जो आर्थिक विकास था वो बाधित हो रहा था। तो सरकार अगर सार्वजनिक क्षेत्र को कम करके और निजी क्षेत्र को प्रमोट करना शुरू करेगी तो निजीकरण को बढ़ावा मिलने से हमारी अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगी और इसका अल्टीमेटली लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी निम्न है। रीजन क्या है कि अकार्यकुशलता की स्थिति है और मिसमैनेजमेंट। जब विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के घाटे में जाने के पीछे विभिन्न कारणों को जब ढूंढा गया तो अकेला जो सबसे बड़ा कारण सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के घाटे के पीछे था उसका रेशियो आया 55% और ये था खराब प्रबंधन। तो जो मिसमैनेजमेंट है, जो मैनेजरियल लैकनेस है, उसके कारण से ये चूंकि घाटे में जा रही थी, ऐसी स्थिति में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, भुगतान संतुलन पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। इसलिए अगर इनका विनिवेशीकरण किया जाए तो राजकोषीय घाटा भी कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी दुरुस्त करने में सहायता मिलेगी। विनिवेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल मैंने बताया था NIF, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड,
विनिवेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल एक तरफ जहां सामाजिक क्षेत्रों में किया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाएगा, बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा, तो इसका लाभ क्या होगा कि मानव संसाधन को हम लोग कार्यकुशल बनाने की स्थिति में होंगे। मानव संसाधन कार्यकुशल बन पाएगा तो उससे देश की अर्थव्यवस्था का भी एक और लाभ होगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको मुहैया करा करके हम लोग अपने एचडीआई को भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस 25% के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको और बेहतर बना सकते हैं, उसको आधुनिक बना सकते हैं, वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का काम कर सकते हैं। तो विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग बेहतर तरीके से सार्वजनिक निवेश में किया जा सकता है। भारत चूंकि उदारीकरण की नीति को मानता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है हमारा कि उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए सरकार उद्योग पर अपना नियंत्रण को कम करे और निजी क्षेत्र को प्रमोट करे। एक तो ये काम है, अगर ये काम सरकार करती है तो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन होगा। दूसरी ओर सरकार जब इस जगह से पीछे हटेगी, मतलब कि जो अभी तक संरक्षण का नीति और डायरेक्ट नियंत्रण का काम किया जा रहा था, वहां से जब मुक्त हो जाएगी तो सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करने में सक्षम हो सकेगी। सरकार जो है वो सामाजिक आर्थिक योजनाओं के निर्माण पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी और देश में जो समतावादी सिद्धांत है, जो समावेशी आर्थिक विकास की संकल्पना है, उसको पूरा करने में सक्षम हो सकेगी। इन तमाम कार्यों को करने के लिए भी, समावेशी विकास या आर्थिक विकास या समानता लाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है, और पैसा के लिए विनिवेश एक बेहतर साधन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि विनिवेश की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो एक और विनिवेश के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कंक्लूजन पर अगर हम जाएं तो एक और हम लोग आर्थिक समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में है, देश का आर्थिक विकास करने की स्थिति में है, राजकोषीय घाटा को हम लोग कम करने की स्थिति में है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता में विकास करके हम लोग एचडीआई को अपना सुधारने का काम कर सकते हैं। तो विनिवेश आवश्यक है, लेकिन विनिवेश करते समय इसका इस्तेमाल सही हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इसका इस्तेमाल राजकोषीय घाटा को पूरा करने में किया जाता रहा है। तो विनिवेश से प्राप्त राशि का समुचित इस्तेमाल हो, जैसा कि मैंने यहां बताया कि इन जगहों पर किया जाए, और सरकार इस बात का ध्यान रखे कि विनिवेश की प्रक्रिया में जनहित जो है वो सर्वोपरि हो, क्योंकि सब बातों के बावजूद भारत का संविधान कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक न्याय की बात की जाती है, और ये कार्य जो है ये सरकार कर सकती है, निजी क्षेत्र नहीं कर सकती है। तो सरकार निश्चित तौर पे विनिवेश करे, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने संबंधी नीतियों और कानूनों का निर्माण भी करे, और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते हुए राष्ट्र के विकास के लिए पूंजी संसाधन जुटाने का काम भी करे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को इन बातों के साथ खत्म कर सकते हैं। चलिए, तो विनिवेश पर जितनी बातें हमको बतानी थी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको इस बात को समझने में सहजता हुई होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।